यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Everyone, once again welcome to Untold Concept, India's one of the number one YT channel, number one in the sense जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर था, इसमें अभी तक हम जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब होते हैं, उनको हमने जो ग्रुप में क्लासिफाई करा था, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। जो भी हमने उनको 4-5 ग्रुप में क्लासिफाई करा था, ग्रुप में हमने उनको बांट दिया था, तो वो आपको समझ आ गया। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। 2 पार्ट हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है कि जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जो हमने हार्मफुल होते थे वो आई थिंक अगर आप लोगों को समझ आया होगा, आपने अगर लेक्चर अच्छे से देखेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे लिए हार्मफुल थे वो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से वो हमारे लिए हार्मफुल थे, डिजीज हमें पैदा कर रहे थे, हमें वो रोग हमारे अंदर ला रहे थे, तो वो हमने हार्मफुल कह दिया। हार्मफुल हम किसे कह सकते हैं, जो कि हमें क्या कर रहे हैं, कुछ हार्म पहुंचा, हमें हानि पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। और जो हार्मफुल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो माइक्रोब, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब विच, जो कि हमें क्या करते हैं, माइक्रोब विच हार्म अस, जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ये बात यार याद रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन्स कहते हैं। ये आपको ध्यान में बात होनी चाहिए, उन्हें आप क्या कहोगे, पैथोजन कहोगे, ठीक है। ओके सर, पैथोजन के बाद हम थोड़ी देख लेते हैं यहाँ पे क्या, जो भी आपके पैथोजन होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं हमारे लिए, ये क्या करते हैं हमारे लिए, हमें कोई भी डिजीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब वो क्रिएट कर भी सकते हैं या उसको कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकते हैं, तमाम चीजें जो होंगी वो हमारे हार्मफुल वाले पोर्शन में आ जाएंगी। एक बात इसमें आपको याद रखनी है, एक तो मैंने आपको पैथोजन बता दिया। पैथोजन क्या होते हैं सर, पैथोजन वो माइक्रोब होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमें कोई डिजीज ले आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। अब वेक्टर को हम क्या कहते हैं, वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स या वो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। अब इसकी जगह पे कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है, वो अभी हम देख रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसफर, जो क्या करते हैं, दैट ट्रांसफर, इसको कहीं पे ट्रांसमिट भी लिखा रहता है, ठीक है। दैट ट्रांसफर माइक्रोब, दैट ट्रांसफर माइक्रोब फ्रॉम फ्रॉम वन पर्सन, ट्रांसफर माइक्रोब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अदर पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। समझ रहे हो, वेक्टर वो होगा जो माइक्रोब को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा, उसे ट्रांसफर करेगा, उसे भेजेगा। एग्जाम्पल में देख लो, आपको पता है जैसे मॉस्किटोज होगी, ठीक है, मच्छर वगैरह होगी। मच्छर क्या करते हैं, मच्छर क्या करते हैं, किसी किसी को तो वो डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे डिजीज को, किसी को सिर्फ कैरी करते हैं, ठीक है। और आपका जैसे हाउस फ्लाई हो गई, ये कैरी करते हैं इनको, एक जैसे दूसरी जगह माइक्रोब को वो ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, है ना। जैसे आपको पता है मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, हम कहते हैं कि भाई वो आपका मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर से नहीं होता है। मच्छर सिर्फ उसे फैलाता है, एक जैसे दूसरे के माइक्रोब को ले जाता है, वरना वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। वो भी हमने कहा था प्रोटोजोआ, जैसे हम प्लाज्मोडियम वगैरह भी कहते थे, हमने वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी यार यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पैथोजन तो जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें डिजीज क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर, और वेक्टर वो होगा जो उस माइक्रोब को जो कि डिजीज पैदा कर रहा था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, एक पर्सन से पर्सन है उसे भेज देगा। यहाँ तक यार आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सर हम डिजीज की बात करते हैं, डिजीज हमने वैसे पढ़ भी लिया, हमने इंक्लूड कर लिया सारे डिजीज। डिजीज क्या होता है, जब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ हमारी बॉडी में इरेगुलरिटी आ जा रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। जो इलनेस होती है, ठीक है, उसे हम डिजीज कह देंगे, ओके। अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये बात भी आपको पता होगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, डिजीज,
ठीक है, डिजीजेस, या इसको कहीं पे इन्फेक्शियस डिजीज भी लिखा होगा, जिससे कि कोई माइक्रोब केयर कर रहा है उससे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कह देते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज सबको पता है क्या होते हैं, वो डिजीज होते हैं, शॉर्ट में लिख लो, विच स्प्रेड, वो डिजीज होते हैं, ठीक है, विच स्प्रेड फ्रॉम फ्रॉम विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड, ठीक है, विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब यार कोई उसे स्प्रेड कर रहा है, कोई उसे फैला रहा है, तो फैलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो जो कैरियर होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं जो इसको फैलाते हैं, एक तो हमने बोल दिया वेक्टर होंगे, तो वो वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने ऊपर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, हाउस फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है, और कौन इसे फैला सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैल सकते हैं ना, आपने कोई गंदा पानी, दूषित पानी अगर आपने पी लिया, या दूषित खाना आपने खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको डिजीज होने की संभावनाएं होती हैं। मॉस्किटोज हो गया, मॉस्किटो में यार स्पेशली पता है कौन, शायद आपने पढ़ा भी होगा, इस पे क्वेश्चन भी आता है, मॉस्किटो जो होती है, ठीक है, जो मॉस्किटो होते हैं स्पेशली फीमेल वाली, ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो होता है वही पैदा करता है, मेल वाला बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है, और इसको नाम भी दिया जाता है, इसे एडीज आइजेप्टी भी कहा जाता है, या शॉर्ट में इसको आप एडीज नाम ही दिख रहे हैं कहीं पे, अगर एडीज लिखा होगा, ठीक है, याद रखना फीमेल मॉस्किटो या फीमेल एनाफिलीज भी उसे लिखा रहता है, दो तीन सॉरी, दो तीन नाम से उसे लिखा रहता है, ठीक है, एडीज हो गया या एडीज आइजेप्टी लिखा होता है, और उसमें क्या होता है आपका उसे फीमेल एनाफिलीज भी लिखा रहता है। क्वेश्चन वही आ रखा था कि जो आपका मलेरिया होता है उसे कौन कैरी करता है, हो तो वो प्लाज्मोडियम से रहा है, ठीक है, लेकिन उसे कैरी कौन करता है, आपका फीमेल एनाफिलीज करती है, फीमेल मॉस्किटो करता है, ठीक है, क्लियर, आपको यहाँ तक चीज होगी। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल तो आपको पता है सर, जो फैलते नहीं है, तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल जो आपको पता है फैलते नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया, वरना उतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं जाए, ये आपके लेवल का नहीं है, ये कम लेवल का, आपके लो लेवल का है, ठीक है, 56,000 के पास रहता है मेनली। नॉन कम्युनिकेबल आपको क्लियर हो गया, जो एक जैसे दूसरी जगह नहीं फैलेगा, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर फैलता नहीं है। कम्युनिकेबल जैसे मलेरिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एड्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो आपके कम्युनिकेबल है, जो कि 1% से 2% में फैलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल क्या हो गया, जो फैलते नहीं है। ओके, बात आपको सबको समझ आ गई, ये हमने इसके हार्मफुल इफेक्ट देखे। अब हम इसके देख रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, जहां से कि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या बेनिफिशियल बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिशियल यूज हो सकते हैं, वो क्या हमारे लिए कितने बेनिफिट वो हमें दे सकते हैं, उसी पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यार सबको पता है, ये चीज यार सबको पता है कि हमारे घरों में इनका बहुत यूज होता है, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट करके लिखा होता है, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट करके लिखा होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि मेनली आपका जो कर्ड होती है, जो दही होती है, दही कौन बनाता है, दही एक बैक्टीरिया बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये भी ध्यान में रखना, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा, दही नहीं खा पाओगे, ठीक है। और जैसे आपका इंपॉर्टेंट होता है जो आपका डफ होता है ना, जो आटा होता है, जो आटा होता है आपका, ठीक है, हम उसे क्या कर देते हैं, जब भी आपको कुछ मतलब अच्छी मतलब जैसे ऐसे आइटम आपको चाहिए जो कि थोड़ी फूले हुए होने चाहिए, ठीक है, स्पंजी टाइप के होना चाहिए, उसमें हम आटे को क्या कर देते हैं, कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ देते हैं, और उसमें हम यीस्ट मिला देते हैं, यीस्ट ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, यीस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। आपको पता है यीस्ट क्या था, यीस्ट एक फंगी था, ठीक है, यीस्ट हम उसमें ऐड कर देते हैं। यीस्ट क्या करता है, वो उसमें क्योंकि वो जब रेस्पिरेशन करता है या जो भी उसकी वहां पे उसकी जो भी रिएक्शंस होती हैं, वो उसमें क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेता है, CO2 प्रोड्यूस हो जाती है, कौन करता है, यीस्ट करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। जब वो CO2 प्रोड्यूस करता है तो वहां पे गैस हो जाती है, जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो आटा होगा ना, आटा बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब फूल जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, यीस्ट की वजह से, ठीक है, यीस्ट की वजह से। और फिर हम इसका यूज करते हैं, इस डफ का, फिर हम जो ये आटा था इसका हम यूज करते हैं क्या बनाने में,
ब्रेड वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, केक बनाने में हम इसे यूज करते हैं ताकि अच्छे से बन जाए वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इसमें आता है। अभी हम और चीज भी देखेंगे यीस्ट के बारे में, अभी हम और चीज भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कोहल बनाने में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, बाकी डफ हो गया, कर्ड हो गया, चीज वगैरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इन चीजों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। लेकिन हम इसमें बात करते हैं इंडस्ट्री में, हम इसका यूज देख लेते हैं, इंडस्ट्री में हम इसका यूज देख लेते हैं, इन इंडस्ट्री, ठीक है, बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हम इसका यूज देख रहे हैं। इंडस्ट्री में आपको पता है यार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सबने सुना होगा फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, इसमें जो शुगर होता है ना, सिर्फ इतना याद रखो कि जो शुगर होता है, शुगर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, बाकी शुगर चीनी देख लो, ये क्या करता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कौन, फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम किसका यूज करते हैं, इस प्रोसेस में किसका यूज करते हैं, यीस्ट का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख लो, इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था, आई मीन किसने इसको देखा था, डिस्कवर्ड बाय सबको पता होगा लुइस पास्चर, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था इन 1857, 1857 में उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, किसको, फर्मेंटेशन प्रोसेस को, जिसमें कि जो यीस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और वो वहां पे अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, नॉर्मल अपना रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, जिससे कि आपको अल्कोहल बन जाती है, ठीक है। तो उसमें लिख लो इसमें किस किस का प्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में प्रोडक्शन ऑफ मेनली अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया, वाइन वगैरह सब खैर वही है, ठीक है, और आपका इसमें एसिटिक एसिड वगैरह ये आपका यूज करता है, ठीक है, और इसमें यूज हम किसका करते हैं, यीस्ट का हम इसमें यूज करते हैं, यीस्ट एक फंगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ओके, ये यीस्ट से होता है। बाकी अगर आप एसिटिक एसिड को अगर हम इसको, जो कि विनेगर होता है, ठीक है, विनेगर सबको पता है, ठीक है, जो एसिटिक एसिड जो सफेद सॉस होता है ना, जिसे आप चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना, व्हाइट पानी सब वो विनेगर होता है, एसिटिक एसिड होता है वो, ठीक है। या आपका जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड वगैरह हो गया, इनको कौन बनाता है, एस्परजिलस, ध्यान आ रहा है, एस्परजिलस ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है, एस्परजिलस ये भी एक फंगी था, ठीक है, वो आपका इनको बना देता है और यीस्ट यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया चीज, यस सर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, क्लियर ये आपको होनी चाहिए, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट राइट पढ़ोगे तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थर्ड हम इसमें करते हैं इसका यूज मेडिसिन में, बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिन, दवाई में, बेहतरीन दवाई बनती है इसकी एंटीबायोटिक, शायद आपको पता भी होगा, एंटीबायोटिक मतलब ऐसी दवाई जो माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देती है, उन्हें किल कर देती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। सबसे पहले लिख लो इसमें छोटा सा, जो कि माइक्रोब क्या कर देती है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज को कॉज कर रहा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतनी बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले जो बनी थी, शायद आपको पता होगा, क्वेश्चन भी इसी पे आता है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहले बनाई थी, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो कि बनाई थी किसने, भाई इस नाम को याद रखना, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने आपकी क्या बनाई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी 1929 में, ठीक है, 1929 में पेनिसिलिन, और ये किससे बनाई थी, एक सॉरी, पेनिसिलियम नाटिटम करके कहा जाता है, माइक्रोब पेनिसिलियम नाटिटम, ठीक है, लिख लो किससे बनाया था, पेनिसिलियम, ये तो नहीं आएगा, नाटिटम थोड़ी इस पे मुझे डाउट हो रहा, नाटिटम था कि नहीं था, और देख ले पेनिसिलियम तो था, ये माइक्रोब था, इससे उन्होंने क्या बना दिया, मेडिसिन बना दी, जो कि एंटीबायोटिक हुआ करता था, क्या एंटीबायोटिक ही था, ठीक है। और अगर आपको एक एग्जाम्पल में पेनिसिलिन लिख दिया, एक एग्जाम्पल आप लिख लो, ये भी एंटीबायोटिक है आपका, क्या, स्ट्रेप्टो,
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, क्या है भाई? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके सर, क्लियर हो गया। फिर हम बात करते, एक और लिख लो, इसमें एग्जांपल लिख लो, काम आएंगे। टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, तो ये 3 एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन को याद रखना। पेनिसिलिन पे क्वेश्चन आता है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलिन नाटिटम से। ठीक है, और 1929 में उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो सर, मेडिसिनल यूज के बाद हम इसमें एक और यूज इसका देख लेंगे, सॉइल फर्टिलिटी में। सॉइल फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी आपको पता है उपजाऊ बनाना। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ताकि उसमें अच्छे से जो भी चीज आप ग्रो करवा रहे हो वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सल्फर की सप्लाई करते हैं सॉइल में। ठीक है, सप्लाई ऑफ सल्फर। ठीक है, ये सल्फर की सप्लाई करते हैं सॉइल में। सॉइल में ये सल्फर की सप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। और इसमें देखो, एक तो हमें सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सॉइल में, मिट्टी में मिल करके फिर प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, ओके सर। एक होता है आपका इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सप्लाई। अब इनके बारे में हमने और स्टडी भी करनी है। इनके बारे में हमने और स्टडी भी करनी है। नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। और देखो, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, राइजोबियम करके बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम। ठीक है, और जैसे नॉस्टॉक हो गया, नॉस्टॉक लिख लो। एक और होता है आपका एनाबीना। एनाबीना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। इनके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है। नेटवर्क फिक्सेशन में ये आपकी हेल्प करती है। इस पे क्वेश्चन भी आया था एक बारी, कि जो राइजोबियम है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें एक राइजोबियम था, कि इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये भाई आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको इसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक यार आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आपको शायद ये समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक टॉपिक आता है यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन में जो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीन तो सबने सुनी होंगी। वैक्सीन में क्या होता है, हम सिंपल क्या कर देते हैं ना, वैक्सीन में कोई भी जो माइक्रोब होता है, पहले रिसर्च होती है इस पे कि किस माइक्रोब को हमें वो करवाना है। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड ही करवाता है। ठीक है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा। प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट, के खिलाफ, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ऐसा नहीं है खैर किसी डिजीज, अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, पर्टिकुलर डिजीज से हमें क्या करता है? प्रोवाइड ही करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। वो कैसे होता है? इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक माइक्रोब को, जो कि सुटेबल माइक्रोब होगा, किसी को भी नहीं करेंगे, सुटेबल माइक्रोब होगा। ठीक है, एंटरिंग ऑफ, अब वो डेड भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डेड और वीक, या तो बहुत वीक होगा, क्योंकि यार देखो, एंटरिंग ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब, डेड और वीकेंड माइक्रोब इन अ हेल्दी पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, हेल्दी पर्सन में इसको एंटर करा रहता है। ठीक है, इसीलिए वो या तो डेड होगा तो बहुत वीक होगा, क्योंकि यार अगर आपने स्ट्रॉन्ग डाल दिया, पता चल रहा है कि निपट गई। ठीक है, हेल्दी हेल्दी पर्सन या हेल्दी बॉडी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो हमने वो, क्योंकि यार देखो, पहले इसका फंडा समझो। जब भी आपको कोई डिजीज होता है ना, जब भी आपको कोई डिजीज होती है, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, इसको यहाँ पे कोई माइक्रोब निकल गया, माइक्रोब इसमें चला गया। ठीक है, अब इसको कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगा। तो जब इसकी बॉडी में ये माइक्रोब एंटर करता है, इसकी बॉडी में माइक्रोब ने यहाँ पे एंटर करा, तो इसकी बॉडी में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो क्या करता है, यहाँ कुछ बॉडी बना लेता है, जहाँ कुछ बॉडी बना लेता है, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज मतलब जो यहाँ से बाहर से माइक्रोब आया, उसके खिलाफ जो यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे हमारी बॉडी में, उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? इस माइक्रोब से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। और ज्यादातर केस में क्या होता है कि ये इस माइक्रोब को हरा देते हैं, मार देते हैं, उसका निपटान कर देते हैं, और हमें डिजीज नहीं होता है। बट कभी कभार माइक्रोब कुछ हैवी माइक्रोब होगा, ये कुछ खतरनाक डिजीज क्रिएट करने वाला होगा, जिससे कि हमारी एंटीबॉडी उतना लड़ नहीं पाएंगी और वो हार जाएंगी, तो फिर हमें प्रॉपर डिजीज हो जाता है। ठीक है,
तो इसके लिए अगर हमें पता हो कि यार अगर कई कई बार ये डिजीज जो माइक्रोब है जो इस डिजीज को क्रिएट कर रहा है, ये अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर पहले से हमने वहां पावरफुल एंटीबॉडीज रखी हैं, तो वो सीधे आएगा, एंटीबॉडी उससे लड़ जाएंगी और वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम ऑलरेडी पहले से जो हम वहां तैयारी करके रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि वो वहां पे वैक्सीनेशन के थ्रू होता है। तो ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है यहाँ पे सुटेबल, जो डिजीज के लिए सुटेबल होंगे, प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडी, सुटेबल एंटीबॉडीज, सुटेबल एंटीबॉडीज टू फाइट उस माइक्रोब के साथ वो फाइट करेंगी और उसे किल कर देंगे। ठीक है, और उसे वो किल भी कर सकती है, तो हम बिल्कुल बच जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो वैक्सीनेशन को बनाया गया था, ठीक है, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन को बनाया गया था वो कौन थी, वो थी आपकी स्मॉल पॉक्स। शायद आपने सुना भी होगा, स्मॉल पॉक्स क्वेश्चन भी आता है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने आई थिंक 1798 में बनाया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स पे। और क्या क्या बन रखे हैं, जैसे आपकी जो पोलियो ड्रॉप होती है, पोलियो ड्रॉप सबने सुनी है ना, बच्चों को पिलाई जाती है, क्यों, ताकि उनको पोलियो वायरस अटैक ना कर दे, अटैक करेगा ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसे खत्म कर देंगी। क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट आते हैं BCG, कई सारी होती है, उन पर मैं एक बार आपको लिखवा दूंगा, BCG। ठीक है, BCG किसके लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, BCG वाले, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, BCG, BCG क्या होता है, बी फॉर यहाँ पे होता है बैसिलस, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए है, बैसिलस। सी फॉर साइंटिस्ट का नाम होता है, जिनका नाम होता है आपका कैलमेट, CALMETT, कैलमेट। जी होता है आपका गुएरिन, GARIN, गुएरिन। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने बनाया था ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इन्होंने इसको बना दिया था। बाकी और भी कई सारी वैक्सीन होती हैं। ठीक है, जैसे एक वैक्सीन बना रखी है रेबीज वैक्सीन। ठीक है, रेबीज वैक्सीन, और यही वैक्सीन साथ साथ ये करती है, और साथ साथ ये करती है कोलेरा के लिए। ठीक है, कोलेरा के लिए ये बनाई थी आपके लुइस पास्चर ने। इन दो को आप याद रखना, बाकी मैं आपको और भी लिखवा लूंगा। चीज आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। और ये सारे यार जो वैक्सीनेशन बन रही है, ये कौन हमें हेल्प कर रहा है, माइक्रोब भी हेल्प कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमें यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमने कैसे देखा कि यार वो आपके कैसे माइक्रो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल एक तो हमने देख लिया था वहां, कहा, जब हम साथ साथ में हमने 5 ग्रुप पढ़े थे, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटिस्टा को, जब हमने प्रोटोजोआ को हमने करा था, वहां पे हमने साथ साथ उनके डिजीज भी देख लिए थे। उसे देख लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा। फिर हमने देखा कि हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट हमें दे रहे हैं, बेनिफिशियल है, लाभदायक है हमारे लिए है, वो भी हमने सारा कुछ यहाँ पे देख लिया। कुछ मेन बातें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, और भी अगर आपको करना, एक और भी लिख लो, वैक्सीनेशन में तो कर ले, एक और भी लिख लो, फिर आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ना एनवायरमेंट में भी यूज होता है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब बताओ जरा, अब लगाओ दिमाग, अब लगाओ दिमाग कि सर ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करेगा। यस, वेरी गुड, बहुत सही। ये भी ना बात, ऐसे आपको कनेक्ट करनी है चीजें कि सर जो डिकम्पोजर होते हैं, सुना होगा यार आपने, डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक कहते हैं। अपघटक मतलब जो डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। अब यार कोई डेड बॉडी अगर एनवायरनमेंट में ऐसी पड़ी हुई है, अगर उसे हम हटाएंगे नहीं वहां से, तो वहां तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसे डिकम्पोज कर देते, उसे खत्म कर देते। बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो, फंगी, यीस्ट, जो भी है ये सारे आपके, ठीक है, वो उसे धीरे धीरे खत्म करने लग जाते हैं, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, एनवायरनमेंट आपका क्लीन हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये सारे आपको यूज ध्यान में रखने, बेनिफिशियल यूज। ओके, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार इस चीजों को पढ़ो, और कोई भी दिक्कत होती है तो बता दिया करो। अब हम बात करते हैं किसकी, फूड पॉइजनिंग की। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि यार उन लोगों ने खाना खाया और उनकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि कभी कभार डेथ भी हो जाती है। तो हम थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम उसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि फंडा क्या चलता है। ठीक है, कि मेन चीज होती क्या है। सबसे पहले देख लो कि यार जो आपकी फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग से हम क्या समझते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि सम माइक्रो, कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं। ठीक है, लिख लो, इसमें एक बार लिख लो, फिर आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि सम माइक्रो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सम माइक्रो प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस, सब माइक्रो प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड। ठीक है, कोई भी, इसीलिए क्या कहा जाता है कि यार आपको कोई बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम बासी खाना रख देते हैं, उसमें कुछ माइक्रोब आ जाते हैं, वो आप कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं उस फूड में। ठीक है, अगर फिर हमने उस फूड को,
ठीक है, अगर हमने उस फूड को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कंज्यूमिंग अ फूड, कंज्यूमिंग अ फूड आइटम, आइटम विद टॉक्सिक सब्सटेंस, विद टॉक्सिक सब्सटेंस, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ अगर हमने उस खाने को खा लिया, ठीक है, उस खाने को अगर हमने खा लिया, ठीक है, कैन रिजल्ट, ये हमें क्या कर सकता है, कैन रिजल्ट फूड पॉइजनिंग। क्लियर हो गया, फूड पॉइजनिंग, उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ये फूड पॉइजनिंग है क्या, फूड पॉइजनिंग है क्या, हमने देख लिया कि यार आपने कोई ये खाना रख लिया, उस खाने में यहाँ से कोई माइक्रोब आ गया, ठीक है, उसने वहां कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर लिया, आप फिर आए मजे से आए, आपने उस खाने को खा लिया, आपको फिर डिजीज हो गया, आपकी हालत खराब हो गई, ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, फूड पॉइजनिंग कह दे रहे हैं, ठीक है। कई कई खाने में सिंपल, आपने इतना ध्यान रखना है, खाने में आपके कुछ सूक्ष्म जीव आ जाएगा, माइक्रोब आ जाएगा, जो कि उसमें कुछ सब्सटेंस डाल लेगा, आपको फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये पूरा आपका क्या है, फूड पॉइजनिंग है। अब ये हो किससे रहा है, ये किससे हो रहा है, कॉज्ड बाई मेनली बैक्टीरिया से होता है, मेनली तो ये बैक्टीरिया से होता है, ज्यादातर कोई भी माइक्रोब हो सकता है, पर मेनली बैक्टीरिया से होता है। इन दो बैक्टीरिया को यार आप कैसे भी करके याद रखना, साल्मोनेला, इसको एक कैसे भी करके याद रखना, क्वेश्चन आता है साल्मोनेला, और एक मेनली होता है आपके क्लोस्ट्रीडियम, जो कि कॉमन आते हैं फूड पॉइजनिंग करना, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। अगर हम एक फंगी की बात करें, अगर हम एक फंगी की बात करें, फंगस की बात करें, तो फंगस में एक है जो ज्यादातर करता है, जिसे हम कहते हैं एस्परजिलस, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्परजिलस। इन दो को आपने याद रखना है, ये आपका फूड पॉइजनिंग, इन मेनली तो कोई भी माइक्रोब कर सकता है वैसे, बट ज्यादातर जो कॉमन करते हैं वो आपके ये होते हैं। अब यार ये तो हमने देख लिया कि सर फूड तो पॉइजनिंग हो रही है, तो उसका कुछ प्रोटेक्शन वगैरह करने को कुछ है कि नहीं है, ठीक है, तो फूड प्रोटेक्शन, ठीक है, फूड को हमने यार प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट कैसे करोगे, प्रोटेक्ट कैसे करोगे, चाहो तो लिख लो इसमें पहले कि भाई फूड को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे हमने खराब होने से बचाना है, ठीक है, तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड, ऑफ फूड स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब क्या होता है, उसे खराब होने से बचाना, मतलब वो खराब होना, स्पॉइल सुना होगा, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। भाई देखो यार, कोई भी डिजीज हो रहा है ना, उसका मेन फंडा वो है कि यार वहां पे माइक्रोब की ग्रोथ हो रही है। अगर हमने माइक्रोब की ग्रोथ को बंद कर दिया, माइक्रोब को जो वो ग्रो उनके हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बन रहे हैं, हमने उनको खत्म कर दिया, तो सिंपल हम बच जाएंगे, ठीक है। उसी ग्रोथ को हमने क्या कर देना है, क्या कर देना है, प्रोटेक्ट कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। इसको माइक्रोबियल ग्रोथ एंड 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 इन्फेस्टेशन, एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट, जो पेस्ट होते हैं जो उसे इन्फेस्ट कर देते हैं, उसे वो खराब कर देते हैं उसे, ठीक है, उससे हमें इसे रोक देना है। पेस्ट मतलब जो भी कीट वगैरह होते हैं, तो उससे भी हम फूड को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा, उस चीज के बारे में हम थोड़ी देख लेते हैं, एक दो मेथड हम पहले इसमें देख लेते हैं, जो कि नॉर्मल मेथड आपके होते हैं, ठीक है। जैसे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, एक तो आप लोग क्या कर देते हो, फ्रीजिंग कर देते हो। दो मेथड कर रहे हैं हम, बस दो मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल। अभी हम आगे अच्छे से करेंगे इसको। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है यार, आपने जनरली घरों में देखा है, हम किसी भी खाने को फ्रीज में रख देते हैं, ठीक है। फ्रीज में रखने से क्या होता है कि उनके जो रिएक्शन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, माइक्रोब की जो रिएक्शंस होती है ना, वो कम हो जाती हैं, इससे वो खराब होने से बच जाता है, ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शंस आर स्लो डाउन, रिएक्शंस आर स्लो डाउन इन फूड एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, क्योंकि फ्रीजिंग में टेम्परेचर हमने कम कर दिया, और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत कम होती है, तो बहुत कम होती है, जिससे कि थोड़ी 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 हमें वहां पे हेल्प मिल जाती है उसे खराब होने से। एक होता है यहाँ पे स्मोकिंग, वो वाला स्मोकिंग नहीं, स्मोक मतलब फॉग टाइप का है ना। स्मोक देखो, स्मोकिंग में क्या करते हैं, स्मोक से ना हम फूड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जिसका यूज होता है, इसको बस ध्यान में रखना, यूज होता है इसमें किसका, एल्यूमिनियम, यूज होता है इसमें किसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, केमिकल है, सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इस मेथड में हम इसका यूज करते हैं, स्मोक वगैरह होता है उसे जला वाला बर्न वर्न करते होंगे, जो भी करते हैं स्मोक से वो फिर थोड़ी प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइक्रोब वहां पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम एक इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का हम वहां पे यूज करते हैं। यार ये इंसेक्टिसाइड क्या कर देता है, वो चीज आपको थोड़ी देख लेनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है मेलेथियोन, ठीक है, मेलेथियोन ध्यान में रखना, मेलेथियोन इज स्प्रेड, मेलेथियन इज स्प्रेड, ये स्प्रे करा जाता है, इस स्प्रेड ऑन ऑन गनी, गनी बैग, जो बड़े बड़े बैग होते हैं जिनमें कि खाना रखा जाता है, ठीक है, उनमें हम इसे स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड, फिर वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं लगने, जो भी कीट होते हैं वो वहां पे नहीं लगते हैं,
क्योंकि हमने मैलाथियोन को स्प्रे कर दिया। इंसेक्टिसाइड है जो कि इंसेक्ट की ग्रोथ को रोक देता है मैलाथियोन, ठीक है। और वहाँ पे हमारे गनी बैग हैं जो बड़े बड़े जिनमें हम अनाज रखते हैं, गेहूं वगैरह चावल वगैरह, वो बच जाते हैं, ठीक है। चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। एक और हम यहाँ पे करते हैं इरेडिएशन होता है। एक आपका क्या होता है, इरेडिएशन होता है। हम इरेडिएट करते हैं, इरेडिएट करते हैं, इरेडिएशन, इरेडिएशन। इरेडिएशन में क्या होता है, इरेडिएशन में आप एक छोटी सी लाइन लिख लोगे, फूड को हम रेडिएट करते हैं। रेडिएशन सुना होगा ना, फूड इज रेडिएटेड, फूड को रेडिएटेड किया जाता है, फूड इज रेडिएटेड। इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी, हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। रेडिएशन में वही होता है ना, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो लार्ज एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब, वो माइक्रोब की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, माइक्रोब को वो वहां पे खत्म कर देते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, माइक्रोब को खत्म कर लिया, कंप्लीट उन्होंने माइक्रोब को वहां पे वो खत्म कर देते हैं। और जिससे कि हमारा जो गोल होता है कि यार हमें इसको वो कर लेना है, क्या कर लेना है कि हमें माइक्रोब को खत्म कर देना है और फूड को खराब होने से रोकना है, इसमें हमें हेल्प मिल जाती है।